नमस्कार मित्रों। काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। प्राय देखा गया है कि हमारे जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उनके लिए भारत सरकार प्राय जो भी नोटिफिकेशंस जारी करती है, वो उन तक सुगमता सरलता से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। उसके कुछ जेन्युइन रीजंस हैं, जिसमें से एक ये भी है कि हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, वो अपनी निजी चिकित्सा में व्यस्त रहते हैं और उनके पास बहुत कम समय मिल पाता है कि वो इस तरीके की चीज़ों को इंटरनेट से या अन्य साधनों से तलाश करें। तो इस महत्वपूर्ण विषय को रखते हुए आज हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो एक नोटिफिकेशन नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने किया है और जिसका एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन जो बोर्ड है NCISM का, उसके लिए ये नीति निर्धारित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण गजट नोटिफिकेशन है, जो देश भर में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा और सोवा रिगपा, इनके जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस नोटिफिकेशन को जारी किया है गजट नोटिफिकेशन के थ्रू 28 दिसंबर 2023 को। वैसे तो ये काफ़ी विस्तृत नोटिफिकेशन हैं और हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप कई वीडियोस में आप लोगों के सामने इसकी मुख्य बातें रखने का प्रयास करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है, ये मुख्यतः 2 भागों में विभक्त है। इसमें कुछ 9 चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स से संबंधित जो सूचनाएं संकलित करने का काम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स करेंगे, या जो NCISM का सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, उनको कलेक्ट करने के लिए 9 ही प्रकार के फॉर्म्स भी उसमें दिए गए हैं। इसमें जो पहला ही चैप्टर है वो डेफिनीशन का है और उस डेफिनीशन में अगर हम 2-3 बातें मुख्य तौर से देखते हैं तो उसमें आता है कि पहली बार NCISM ने प्रयास किया है गजट नोटिफिकेशन के थ्रू कि आयुर्वेद का जो अष्टांग आयुर्वेद हम कहते हैं, उसमें उनके इंग्लिश इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इन पर काफ़ी अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम काय चिकित्सा की बात करते हैं तो आयुर्वेद का काय चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन या मेडिसिन के रूप में जाना जाए। इसी तरीके से शल्य को सर्जरी में, और ENT में उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि आयुर्वेद का जो शालक्य तंत्र है वो किन किन चीज़ों को डिनोट करता है। उसमें ऑप्थेल्मोलॉजी भी आती है, ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी भी आती है और ओरोडेंटिस्ट्री भी हमारे जो शालक्य है उसी में समाहित की गई है। इसी तरीके से अष्टांग आयुर्वेद में कौमार भृत्य खाली बाल रोग के लिए ही नहीं, बल्कि ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी और पेडियाट्रिक्स, इन सब को मिलाकर ये एक हमारा अलग से एक अंग बनता है। अगध तंत्र क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को डील करता है। भूत विद्या, बहुत मिसकंसेप्शन आयुर्वेद में भूत विद्या को लेकर अन्य लोगों ने किया है, लेकिन इस डेफिनेशन से ये बहुत क्लियर हो जाता है कि भूत विद्या का मतलब है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। कितना विस्तृत भूत विद्या के अंतर्गत इस उपअंग में आता है। रसायन में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, रिजुनोवेटिव मेडिसिन एंड जेरेनोलॉटोलॉजी, ये सारा हमारा रसायन में आता है। और वाजीकरण में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड एपिजेनेटिक्स। इस तरीके से आयुर्वेद के ये 8 अंग हैं। इसके अलावा समय समय पर जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट साइंस के फील्ड में होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो, उनका भी आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स बड़े आराम से उनको एडवांसमेंट के रूप में ले सकते हैं। अब हम चैप्टर वाइज इसका एक संक्षेप में रिव्यू कर लेते हैं। चैप्टर 1 में मैंने बताया कि डेफिनेशन है और उसमें अष्टांग आयुर्वेद की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है। उसी में एक और अच्छा वर्ड यूज़ किया है CME क्रेडिट पॉइंट्स, जो हम आगे के चैप्टर्स में जब रजिस्ट्रेशन से संबंधित विषय आएगा उसको हम चर्चा करेंगे। तो अब जो चैप्टर 2 है वो गाइडलाइंस हैं
स्टेट और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में किस तरीके से रजिस्टर्ड किया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नए आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स हैं वो केवल और केवल नीट के बाद में जो एडमिशन लेते हैं तो फिर एक नेशनल एग्जिट टेस्ट के रूप में NCISM ने एक नया प्रोविजन किया है। तो केवल और केवल जो एग्जिट टेस्ट पास करने वाले आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स होंगे वही नेशनल रजिस्टर और स्टेट रजिस्टर में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकेंगे। इस चैप्टर में कितने प्रकार के रजिस्ट्रेशन हैं, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन से क्या मतलब है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से क्या मतलब है, क्या उनकी फी स्ट्रक्चर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए, कौन से फॉर्म में हम उनको भर के और जमा करेंगे। ये प्रयास किया जा रहा है कि ये सारा डाटा NCISM के सेंट्रल जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके साथ में रियल टाइम में इन ट्यून हो। रियल टाइम में इन ट्यून होने का अर्थ होता है कि आज अगर एक कैंडिडेट ने, एक फिजिशियन ने अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट बोर्ड के साथ कराया है तो विद इन नो टाइम वो रिफ्लेक्ट हो जाए सेंट्रल रजिस्टर में। तो ये एक मैकेनिज्म बहुत अच्छा है जो किया गया है। इसी तरीके से इस चैप्टर में बड़ी डिटेल में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से अगर आपका नाम रजिस्ट्रेशन की लिस्ट में से कट गया है तो कितने दिनों के बाद आप उसको री रजिस्टर करा सकते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशंस को हम किस तरीके से ऐड कराएंगे और उनके लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो इसमें आई है वो ड्यूअल रजिस्ट्रेशन की है कि ड्यूअल रजिस्ट्रेशन प्रोहिबिटेड किया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि एक फिजिशियन 2 राज्यों में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात और हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि उसमें एक राइडर लगाया है कि अगर कोई फिजिशियन एक स्टेट में रजिस्टर्ड है और वो दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करना चाहता है या फॉर एग्जांपल मेडिकल ऑफिसर्स के लिए इंटरव्यू दे रहा है और वहाँ ये रिक्वायर्ड है कि उस कैंडिडेट का उस राज्य में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो वो 1 साल के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकता है। और ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो उसका होगा ये 10 वर्ष तक चल सकता है, लेकिन हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोविज़न दिया है, ख़ास तौर से उन सभी नए फिजिशियंस के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में जाकर अन्य राज्यों में सेवाएं देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया है। इसके अलावा जो चैप्टर 3 है उसमें राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ आयुष फिजिशियन और आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और सोवारिगपा के फिजिशियंस के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उसके प्रिविलेज हैं, इसमें भी बहुत क्लियर शब्द से उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आयुर्वेद का फिजिशियन अपने नाम से पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर या वैद्य इस्तेमाल कर सकता है। इसी चैप्टर में आगे चलकर एक एविडेंसेस के रूप में बहुत बार ऐसा आता है कि एविडेंस दे सकता है नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं या नहीं, तो इन सब को बड़ी डिटेल में और किस तरीके से आप मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं ऐसा उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मेडिकल ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सारे पद आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स जो हैं वो होल्ड कर सकते हैं, उन पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ एक और पॉइंट बहुत अच्छा इन्होंने कहा है कि ये आप इन पदों पर तो जा ही सकते हैं, लेकिन एज एंटरप्रेन्योर अगर आप चाहते हैं कि आप कोई संस्थान चलाते हैं तो इन सारे पदों को आप अपने संस्थान में रहकर इन पर फिजिशियंस को अपॉइंट कर सकते हैं। और इसमें तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें काफ़ी डिटेल्स में उन्होंने बताया है कि कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। जो चौथा चैप्टर है वो स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट्स और कोड ऑफ एथिक्स को डिनोट करता है। इसमें स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल कंडक्ट की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एटिकेट और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी अपने फेलो फिजिशियंस के साथ कैसी होनी चाहिए, पब्लिक के साथ कैसी होनी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में कैसी होनी चाहिए, और एक प्रैक्टिशनर्स की कंसल्टेंसी के दौरान क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, रेफरल में क्या करना चाहिए, ये सारे डिटेल में बताया गया है। जो 5th चैप्टर है डेडिकेटेडली एक फिजिशियन का क्या मिसकंडक्ट हो सकता है उस पर डिटेल में चर्चा की गई। ऐसे ही जो चैप्टर 6th है, छठा जो चैप्टर है, उसमें
अगर किसी फिजिशियन के अगेंस्ट मिसकंडक्ट में या अन्य किसी भी विषय में कोई कंप्लेंट आती है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, किस तरीके से वो कंप्लेंट लॉन्च होगी, क्या उसकी ड्यूरेशन होगी और किस तरीके से उसको नोटिस जाएगा, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज़ किया है कि वेदर वो एक नेचुरल जस्टिस को प्रैक्टिस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और क्या उसका आउटकम हुआ, इस तरीके का कोई ऑर्डर, ये सारा डिटेल में इस 6th चैप्टर में है। जो 7th चैप्टर है, इस कंडक्ट के अगेंस्ट अगर किसी फिजिशियन को अपील करनी है तो उसके विषय में भी काफ़ी डिटेल में बताया गया है। और 8th चैप्टर में अगर पहली अपील में संतुष्ट नहीं होता है तो आप सेकेंड अपील किस तरीके से करेंगे, कैसे उसकी सुनवाई होगी, किस तरीके से उसके मेंबर्स नियुक्त किए जाएंगे, इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। लास्ट जो चैप्टर है 9th चैप्टर, उसमें जो बोर्ड ऑफ एथिक्स की कमेटी और एक्सपर्ट्स की जो कमेटी है उनकी मीटिंग्स कैसे होंगी, क्या क्या एजेंडाज होंगे, कितने दिनों के इंटरवल के बाद में वो मीटिंग्स जो हैं वो की जाएंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें डिटेल में वर्णित की गई है। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है नोटिफिकेशन का, वो फॉर्म्स हैं। इन 9 चैप्टर्स में अलग अलग विषयों से संबंधित डाटा कलेक्ट करने के लिए जिन फॉर्म्स को इस्तेमाल में किया जाएगा वो एक अलग से उन्होंने लिस्ट किया है। जैसे फॉर्म ए और बी, ए नेशनल रजिस्टर के लिए, फॉर्म बी जो है वो स्टेट रजिस्टर के लिए, और फॉर्म सी जो है इसमें हम अपनी क्या क्या सबमिट करेंगे, क्या क्या डिटेल्स देंगे, इसके भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसी तरीके से जो चौथा फॉर्म है वो फॉर्म डी के रूप में है, और वो एक नई चीज़ इसमें आई है कि 70 ईयर्स क्रॉस करने पर जो हमारा फिजिशियन है उसका रिन्यूअल हर वर्ष होगा, बट वो एक लाइफ सर्टिफिकेट के रूप में जमा कराना पड़ेगा, जिसको एक फॉर्म के रूप में उन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो फॉर्म डी के रूप में इस नोटिफिकेशन में आया है। 5वां और 6ठा फॉर्म ई और एफ जो है ये फॉरेन नेशनल्स के लिए लिया गया है। ये इन नोटिफिकेशन में एक नया एडिशन आया है कि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है, तो अगर उन कंट्रीज की क्वालिफिकेशंस को NCISM ने रिकॉग्नाइज किया है तो वहाँ के नागरिक भारत में आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या क्या नियम हैं, किस किस तरीके से किस किस डाटा की उनको ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे इन दोनों फॉर्म्स में किए जाते हैं। 7वां जो फॉर्म है वो अगेन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के जो केसेस हैं उनकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे उसके संदर्भ में है। 8वां जो फॉर्म है वो अपील, जो फर्स्ट अपील होगी जो फिजिशियन करेगा वो किस फॉर्मेट में करेगा, और 9th जो है वो उसका मेंटेनेंस होगा कि जो आउटकम होगा अपील्स का वो किस तरीके से मेंटेन करेंगे। इसके साथ साथ इन नोटिफिकेशंस में ये सारे विषय केवल वो मैंने आपके सामने रखे हैं जो सीधे सीधे फिजिशियन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें स्टेट बोर्ड्स के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें कही गई हैं कि आप किस तरीके से बोर्ड की डे टू डे की एक्टिविटीज़ को करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या होगा। जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी डिफाइंड है, अगली वीडियो में उसको बात करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टेट बोर्ड्स पर छोड़ दी गई हैं कि रिन्यूअल है, जैसे हर 5 साल में रिन्यूअल होगा तो वो रिन्यूअल की फ़ीस क्या रखी जाएगी ये स्टेट बोर्ड जो हैं वो डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से एक बहुत दिनों के बाद एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में गाइडलाइंस जो हैं वो NCISM ने सभी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स के लिए जारी की हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन का जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पूरा इसको पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना ही, और इन विषयों पर आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।